नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दृष्टि आईएएस के इस यूट्यूब चैनल में। दृष्टि आईएएस ने यूपीएससी अर्थात संघ लोक सेवा आयोग के साथ साथ कई राज्य लोक सेवा आयोग अर्थात स्टेट पीसीएस के लिए भी कई योजनाएं प्रारंभ की हैं ताकि विद्यार्थी प्रश्नों तक अपने पहुंच को सुनिश्चित करके अपने चयन को भी सुनिश्चित कर सके। इस संदर्भ में दृष्टि आईएएस ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अर्थात उत्तराखंड पीसीएस के लिए भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक योजना क्रियान्वित किया है, प्रारंभ किया है, ताकि उत्तराखंड के वे विद्यार्थी जो किसी कारण से दृष्टि आईएएस के सेंटर पर आकर क्लास अटेंड नहीं कर सके, वैसे अभी तो कोविड-19 का समय चल रहा है, कभी क्लासेस बंद होती हैं, कभी चलती हैं, अर्थात ऑफलाइन क्लासेस शुरू होती हैं, बंद भी हो जाती हैं। इसीलिए दृष्टि आईएएस ने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन परीक्षार्थियों के लिए भी रणनीतिक स्तर पर या कई ऐसे क्लासेस जिससे उनको सहयोग मिल सके ताकि वो न केवल बेहतर रणनीति बना सकें बल्कि उसके क्रियान्वयन से सफलता को भी सुनिश्चित कर सकें। मैं संजीव श्रीवास्तव आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा के भूगोल, पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी की रणनीति पर चर्चा करूंगा। आपको पता है उत्तराखंड पीसीएस हालांकि बहुत रेगुलर नहीं होता कई अन्य पीसीएस की तरह, परंतु उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का सिलेबस काफी डायनेमिक है, प्रश्नों का पैटर्न भी काफी अलग है। इसलिए कई बार ऐसा देखा है मैंने कि वे परीक्षार्थी जो बेहतर तैयारी किए हैं, समय दिया उन्होंने, गुणवत्ता युक्त भी तैयारी है उनकी, यूपीएससी में उन्होंने मुख्य परीक्षा या साक्षात्कार तक दिया है, परंतु उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में उनका परफॉर्मेंस बहुत अप टू मार्क नहीं है और कई बार वो पीटी ही फेल कर जाते हैं। तो फिर ऐसा क्या है कि वो पीटी फेल कर जाते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर हम बेहतर रणनीति के साथ तैयारी नहीं करते तो सफलता में एक रुकावट आ जाता है। तो फिर वो बेहतर रणनीति क्या है? जैसे एक छोटी सी बात मैं कहूंगा, उसको विस्तार से आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में 150 सामान्य अध्ययन के प्रश्नों में लगभग 15% प्रश्न उत्तराखंड स्पेशल अर्थात उत्तराखंड राज्य के विशेष सूचनाओं से संबंधित होते हैं, जो यूपीएससी के तैयारी करने वाले परीक्षार्थी भी कई बार नहीं बना पाते क्योंकि वो बड़े ही डीप रूटेड क्वेश्चन होते हैं। जैसे उत्तराखंड का कौन सा वह क्षेत्र है जिससे चीन का विवाद चलता है? उत्तराखंड से विवाद नहीं चलेगा, विवाद तो भारत से चलेगा। जैसे मानचित्र के साथ मैं आपको बताऊंगा, बरहोती पे प्रश्न आ चुका है। अब बरहोती पे प्रश्न आ चुका है तो बरहोती ही दोबारा पूछा जाएगा ऐसा आवश्यक नहीं है, मुझे नहीं लगता। लेकिन बरहोती का जो विस्तार है वो उत्तराखंड के किन 2 जिलों में है, या उत्तराखंड के कौन कौन से जिले चीन की सीमा से सटते हैं या तिब्बत की सीमा से मिलते हैं, तिब्बत मानसरोवर जो यात्रा है मानसरोवर से लेकर के कैलाश तक की, वो किस दर्रे से होकर गुजरता है उत्तराखंड के। तो ऐसे प्रश्नों के लिए संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी की तैयारी करने वाले परीक्षार्थी भी कई बार बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। और भी कई चीजें हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा बेसिक से लेके चलते हैं ताकि आप रणनीति का स्तर पर इसको समझ सकें, क्योंकि मेरा मानना है एक अच्छा कप्तान, क्रिकेट का उदाहरण देके मैं आपको बता रहा हूं, चूंकि क्रिकेट भारत में बड़ा लोकप्रिय है, उत्तराखंड में भी लोकप्रिय है। सबसे पहले यदि पिच का मूल्यांकन किया जाए, पिच किस प्रकार का है, आउटफील्ड स्लो है, फास्ट है, मैच डे नाइट है या डे का ही है, चूंकि डे नाइट मैच में जो रात को बल्लेबाजी करने वाले लोग होते हैं, अगर हल्का भी ह्यूमिडिटी बढ़ा तो बॉल के स्विंग करने की समस्याएं तेज हो जाती हैं, अधिक हो जाती हैं, साथ ही साथ आउटफील्ड भी तुलनात्मक रूप से स्लो हो जाता है। अब ये सब चीजें हो सकता है सामान्य तौर पे क्रिकेट देखने वाले ना समझते हों, परंतु मैच विनर्स जो कप्तान हैं वो इन सभी चीजों की बारीकियों से मूल्यांकन करते हैं और तब टॉस जीतने के बाद एक बेहतर निर्णय लेते हैं कि पहले हमें बल्लेबाजी करनी है या गेंदबाजी। और ऐसा माना जाता है कि एक बेहतर कप्तान रणनीति से 40% मैच को जिता देता है, एक बेहतर फिनिशिंग टच के साथ। उसी बेहतर रणनीति के लिए ये वीडियो आज का आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि आप प्रारंभिक परीक्षा की एक बेहतर रणनीति बना सके और उत्तराखंड पीसीएस में अपने सफलता को सुनिश्चित कर सके। तो चलते हैं, देखते हैं हम लोग उत्तराखंड पीसीएस में। अगर हम वैसे देखें तो प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, इस पर हालांकि हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक जनरल जो पैटर्न है उत्तराखंड पीसीएस अर्थात उत्तराखंड लोक सेवा आयोग
अन्य लोक सेवा आयोग जो राज्य के लोक सेवा आयोग हैं या संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी की तरह ही अपने परीक्षा को क्रमशः 3 चरणों में बांट कर लेता है। पहला प्रारंभिक परीक्षा, जिसे हम सामान्यतः एलिमिनेटरी राउंड कहते हैं, अर्थात इसमें छांट दिया जाता है, उसका अंक भी अंतिम रूप से चयन में शामिल नहीं होता। दूसरा राउंड है मुख्य परीक्षा, जिसमें कि आप रिटन परीक्षा देते हैं, जिसमें विश्लेषणात्मक से लेकर के अवधारणात्मक प्रकार के प्रश्न होते हैं। और उत्तराखंड पीसीएस के मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है वो काफी डायनेमिक है। मुख्य परीक्षा के वीडियो में उस पर भी हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके अंतर्गत हम डिटेल में आज चर्चा करेंगे। इसके बाद साक्षात्कार होता है, जो मुख्य परीक्षा में क्वालिफाई करते हैं फिर वो साक्षात्कार देते हैं और मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के अंकों को जोड़ करके अंतिम रूप से रिजल्ट को प्रस्तुत किया जाता है। जो उस रिजल्ट में लिस्ट के अकॉर्डिंग आते हैं वो विद्यार्थी अपने रैंक के अनुरूप फिर पद को प्राप्त करके उत्तराखंड में ज्वाइन करते हैं। यह प्रक्रिया सामान्य तौर पे आपको पता होगा, इतना बेसिक के स्तर पे। लेकिन एक बात यहां बता दें, जैसे 3 अप्रैल 2022 को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा का डेट दिया है। बड़े लंबे गैप के बाद हालांकि परीक्षा हो रहा है, 16 के बाद पीसीएस के पीटी को लेकर के, लेकिन फिर भी अगर बेहतर रणनीति से चले तो आपके लिए एक बहुत सुनहरा अवसर हो सकता है। ये सारी सूचनाएं आपके पास पहले से होंगी, लेकिन थोड़ा मैं इंडिकेट कर दूं फिर भी, जब मूल्यांकन हम लोग कर रहे हैं तो किसी भी तथ्य को छोड़ा ना जाए। प्रारंभिक परीक्षा में अन्य पीसीएस की तरह यहां भी 2 पेपर होंगे, या यूपीएससी की तुलना करें तो पहला जो पेपर होगा सामान्य अध्ययन का होगा, और सामान्य अध्ययन ही यहां पर फिर निर्णायक है। सामान्य अध्ययन के पेपर में ही नेगेटिव मार्किंग भी है, अर्थात जो सामान्य योग्यता जिसको यूपीएससी में यूपीपीसीएस में सीसैट कहते हैं, यहां पर जनरल एबिलिटी है। लेकिन इसके प्रश्नों की संख्या कम होगी, अर्थात ये 150 प्रश्न है, इसमें प्रश्नों की संख्या कम होगी। ये 1 अंक का है, 150 प्रश्न, 2 घंटे। अब देखिए ध्यान से, तो यूपीएससी में 100 ही प्रश्न होते हैं और यूपीपीसीएस में जीएस के 150 प्रश्न होते हैं। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग का भी जो पैटर्न है, यहां पर 1/4 है, यूपीएससी में 1/3 है। तो ये सब थोड़ी थोड़ी बातें हैं। अब अगर 1/4 नेगेटिव मार्किंग है तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप तुक्का बिल्कुल खुल के मारिए, तो यहां पर घाटा लगने का चांस तुलनात्मक रूप से काफी कम होगा। क्यों कम होगा? इसलिए कम होगा क्योंकि जनरली एक सामान्य प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर 1/4 चांस है सही होने का किसी भी स्तर पर, तो 1/4 ही तो नेगेटिव माना जा रहा है। यदि 4 प्रश्नों में से तुक्का लगाने पर यदि 1 प्रश्न भी आपका सही हो जाता है तो किसी कीमत पे घाटा नहीं लगने वाला। अतः उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के परीक्षार्थी, जैसे सपोज कीजिए आपको 120 प्रश्न आता है, 30 प्रश्न नहीं आता 150 में से, तो आप तुक्का लगाएंगे तो मुझे लगता है कि घाटा नहीं लगेगा। घाटा का मतलब आप नेगेटिव नहीं जाएंगे, हाँ लाभ ज्यादा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 1/4 ही है, जो इक्वल है प्रोबेबिलिटी के अनुरूप। तो ये जो 150 प्रश्न का सामान्य अध्ययन है और जो सिलेबस है वो बिल्कुल यूपीएससी या यूपीपीसीएस के अनुरूप ही है। मैं यूपीपीसीएस की चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यूपीपीसीएस की परीक्षा को उत्तराखंड के अधिकांश परीक्षार्थी देते हैं। पैटर्न भी उसका यूपीएससी से बिल्कुल मेल खाता है। हाँ, मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का, वो यूपीएससी से या यूपीपीसीएस से बिल्कुल भिन्न है। इसलिए भी ये बताना जरूरी है क्योंकि कई बार परीक्षार्थी यही मान के चलते हैं जब हम यूपीएससी दे रहे हैं या यूपीपीसीएस का मीन्स दिए ही हैं तो उत्तराखंड पीसीएस में कौन सा ऐसा अलग चीज है? बिल्कुल अलग है, उसकी रणनीति भी अलग है। और अगर आप सही या बेहतर रणनीति के साथ तैयारी को नहीं करेंगे तो सब मतलब बहुत अच्छी तैयारी के बावजूद भी हो सकता है अंतिम रूप से चयन न हो पाए। तो यहां भी प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होंगे, सामान्य अध्ययन का, सामान्य योग्यता का। ये आपको बढ़िया से पता चल गया। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। इसके अलावा जो सिलेबस है ये इंग्लिश में है, इसका हिंदी भी है। यूपीएससी के पैटर्न पर ही है। जैसे पहला है करंट अफेयर, यूपीएससी में आप देखेंगे 7.7 पेपर के रूप में है। तो पहला अगर हम करंट अफेयर को रखें, यूपीएससी में वैसा ही है। दूसरा हम रखें हिस्ट्री, इसमें सीधे तौर पे वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है लेकिन एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें विशेष तौर पे जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो है। हाँ, यहां पर आप ध्यान दीजिए, आर्ट एंड कल्चर को स्पेशली लिखा नहीं गया है। और आप देखेंगे कला और संस्कृति से जो प्रश्न आने का प्रारूप है वो हार्डली 1 या 2 है 150 में। अतः कला और संस्कृति
को विशेष रूप से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है जो यूपीएससी में आवश्यकता होती है। यहां पर जो कला और संस्कृति के प्रश्न आते हैं वो उत्तराखंड राज्य के विषय से आते हैं। उत्तराखंड राज्य की कोई विशेष संस्कृति हो, कोई मेला हो, या इसी प्रकार से जनजातीय हो, या जो भी है, हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे इस पे। तो यहाँ पे इंडियन नेशनल मूवमेंट और एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री, इसके अलावा ज्योग्राफी को आप देखेंगे तो लिखा हुआ तो इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी है, जिसमें फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक है, लेकिन ध्यान रखिएगा उत्तराखंड की का जो भूगोल है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उस पर तो डिटेल में आज हम चर्चा करेंगे। तो तीसरा हो जाता है भूगोल, चौथा हो जाता है इंडियन पॉलिटी। अब सारे एक्सपर्ट्स अपने अपने विषय से कंसर्न जो मूल्यांकन या विश्लेषण है वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा इकोनॉमी तो पांचवा हो गया इकोनॉमी, छठा हो गया जनरल साइंस, इन्वायरमेंट है छठे पे, ठीक है, और सातवां हो गया जनरल साइंस। अर्थात यदि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सिलेबस को देखें, इसी का हिंदी है यहां पे, यदि हम सिलेबस को देखें तो सिलेबस थोड़ा हालांकि विस्तार से यहां लिखा हुआ है, परंतु सिलेबस ऑलमोस्ट वही है, वही 7 पॉइंट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस, ठीक है, जो यूपीएससी में मेंशन है। लेकिन इसमें बल्कि उत्तराखंड का भूगोल तो मेंशन में नहीं है, लेकिन भूगोल के अंतर्गत जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है वो उत्तराखंड का भूगोल ही है, या उत्तराखंड के स्पेशल जो सूचनाएं हैं वो है। तो इस पे हम चर्चा करते हैं डिटेल में। तो पहले आपको एक रणनीति यहां पे समझ में आ गया होगा कि यदि हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तैयारी को, उत्तराखंड पीसीएस, ये 2022 के लिए यदि हम बेहतर रणनीति बनाएंगे, प्रारंभिक परीक्षा पीटी के लिए, तो इसके भी 2 पेपर होंगे। पहला होगा सामान्य अध्ययन का, यही डिसाइडिंग होगा। इसमें कुल 150 प्रश्न होंगे, और ये आप ध्यान रखिएगा यहां पर सामान्य योग्यता है, जनरल एबिलिटी, इसका रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको पास करना पड़ेगा। इसमें मैथ, रीजनिंग, जो चीजें उधर हैं वो भी यहां पर भी है। सामान्य अध्ययन अर्थात जीएस जो है, इसके 150 प्रश्न होंगे, जिसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। इसीलिए यहां पर अगर आप इसको बारीकी से नहीं जानते, जैसे नेगेटिव मार्किंग सपोज कीजिए और घटा दिया जाए, उस परिस्थिति में अगर परीक्षार्थी यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो अप कर रहे हैं या उसी के अनुरूप तैयारी को या परीक्षा दे रहे हैं, तो उनको घाटा लगना तय। घाटा लगने का अभिप्राय यहाँ पे है कि फिर वो कई प्रश्नों को अटेम्प्ट नहीं लेंगे जो परिणाम को नेगेटिव कर सकता है। तो ये जानना बड़ा आवश्यक है कि किस पीसीएस में, खासकर उत्तराखंड पीसीएस में अभी हम जिस पे चर्चा कर रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न क्या है। इसके अलावा जो विषय हैं वो वही 7 विषय हैं जो यूपीएससी अर्थात संघ लोक आयोग में मेंशन किए गए हैं, ठीक है। अब उनमें भूगोल तथा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। 7 विषयों में एक हो जाएगा भूगोल और दूसरा हो जाएगा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। अब थोड़ा एक हम मूल्यांकन करके बता देंगे, क्योंकि 150 प्रश्नों में से यदि 2016 के प्रश्न का हम मूल्यांकन करें, इसलिए नहीं कि भूगोल और पर्यावरण के विषय में विश्लेषण मैं कर रहा हूं, आप सबसे बढ़िया यह है, क्योंकि एक होता है कहीं का भी एक मार्गदर्शन, जैसे सिलेबस को उत्तराखंड पीसीएस ने आपके सामने दे दिया, या यूपीएससी में भी यही होता है। लेकिन व्यवहार में जब प्रश्नों के पैटर्न को देखते हैं आप, प्रश्न किन किन सेक्शन से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, जैसे उत्तराखंड का भूगोल सिलेबस में मेंशन नहीं है, ये मैंने आपको स्पष्ट तौर पे दिखाया। उत्तराखंड का भूगोल सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन अगर टोटल 2016 के प्रारंभिक परीक्षा में 43 यानी 150 में से 43 प्रश्न भूगोल तथा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से आए हैं, जिसमें सर्वाधिक प्रश्न अर्थात 14 प्रश्न आया है भारत के भूगोल से और 13 प्रश्न आया, हालांकि एक प्रश्न दोनों तरफ आ सकता है उत्तराखंड के भूगोल से। लेकिन उसके पहले के ट्रेंड को हम देखते हैं तो उत्तराखंड के भूगोल से अर्थात उत्तराखंड स्पेशल से कहें, प्रश्नों का जो संख्या है, प्रश्नों की संख्या वो भारत के भूगोल से भी ज्यादा है। तो जो यूपीएससी का पैटर्न है वो थोड़ा सा यहां पर अलग होगा,
उसी का विश्लेषण हम लोग आज करेंगे। और अगर पीटी में आपको सिक्योर होना है तो ध्यान रखिएगा, लगभग 65 से 70%, अगर नेगेटिव मार्किंग के बाद आपने 65 से 70% अंक प्राप्त कर लिया है तो सामान्यतः ट्रेंड ऐसा है, जो सफल परीक्षार्थी हैं, कई लोग वहां पोस्टेड भी हैं, उनसे भी मैंने चर्चा किया, भाई आपने क्या एक्सपीरियंस किया था साइकोलॉजिकली भी और प्लस स्ट्रेटेजिकली भी, तो मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से भी और रणनीतिक तौर पर भी। तो उन्होंने यही बताया कि सर अगर 65% मार्क्स आता था तो हम लोग सिक्योर रहते थे कि हम तो मेंस दे ही रहे हैं, और उसके पश्चात फिर मेंस के सिलेबस का अनुरूप हम लोग वर्कआउट करते थे। तो पहले हम लोग पीटी पे चर्चा करते हैं, मेंस पे इसके बाद वाले वीडियो में। तो अगर जनरल के लिए है, हालांकि कट ऑफ चेंज करता है जनरल का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, लड़कियों के लिए भी, मतलब महिलाओं के लिए भी अलग है कोटा विद इन कोटा का जो प्रोसेस है। तो 65 से 70% पे जनरल सामान्य वर्ग के जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो अपने आप को सिक्योर फील कर सकते हैं। सिक्योर फील करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यदि आप सिक्योर फील नहीं कर रहे तो मुख्य परीक्षा की तैयारी आप बेहतर कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमेशा लगता है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, फिर से मिलाओ फिर से मिलाओ। तो इस प्रक्रिया में विद्यार्थियों का समय बहुत बर्बाद होता है। इसलिए तो 65 से 70% कैसे आप इजिली उठा सकते हैं, और खास करके इस भूगोल, पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी से, इस पर हम बहुत डिटेल में रणनीतिक चर्चा करेंगे। देखिए, अगर आप स्ट्रेटेजिकली चलते हैं तो यहां पे हम लोग पहले कॉमन हम लेते हैं, भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी कॉमन करके, भूगोल तथा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, अर्थात वैसे भी 2 सेगमेंट है। इसमें कुल जो है 4 सेक्शंस बनेगा। फिर इन चारों सेक्शंस में जो ओवरऑल प्रश्नों का ट्रेंड है उसके अनुरूप आपको हम बता देंगे। तो सबसे पहले हम ये जाने कि यूपीएससी से उत्तराखंड पीसीएस में भिन्नता कहां कहां है, थोड़ा ये पैटर्न जानना जरूरी है। इधर मान ली रखते हैं हम लोग यूपीएससी को, और इधर रखते हैं उत्तराखंड पीसीएस को। पब्लिक सर्विस कमीशन को। इन दोनों में इन्हीं 4 सेक्शंस की हम चर्चा करते हैं। या सबसे पहले लेते हैं विश्व के भूगोल को। विश्व के भूगोल को, इसका 2 सेक्शन होगा, एक होगा भौतिक भूगोल, दूसरा होगा मानव भूगोल। विश्व का भूगोल, इस विश्व के भूगोल का एक पार्ट होगा भौतिक भूगोल, यहां प्रश्नों की संख्या लिख देंगे हम। दूसरा हो जाएगा मानव भूगोल। इसमें दूसरा सेक्शन लेते हैं भारत का भूगोल, इसका भी सेम हो जाएगा भौतिक भूगोल, और फिर हो जाएगा मानव भूगोल। ये क्या है, कैसे है, ये भी आपको बताते हैं। तीसरा हो जाएगा उत्तराखंड का भूगोल, ये भी हो जाएगा भौतिक भूगोल, दूसरा हो जाएगा मानव भूगोल, और तीसरा हो जाए, चौथा हो जाएगा, यही 4 सेक्शंस हैं जिस पे हमें चर्चा करनी है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। और ऐसा क्यों होता है कि जो परीक्षार्थी यूपीएससी में बहुत शानदार परफॉर्मेंस देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, वो यहां पर उतने ही उम्दा प्रकार से, बेहतर प्रकार से परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। इस रणनीति को देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, यूपीएससी में एक तो 100 प्रश्न होते हैं, कुल 100 प्रश्न होंगे। यहां पे कुल 150 प्रश्न होंगे, ये 150 प्रश्न होगा। पहला अंतर ये आएगा। दूसरा, अगर महत्व के दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो यूपीएससी में सर्वाधिक महत्व
यूपीएससी में सर्वाधिक महत्व होगा पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी का। आप जान लीजिए कि 100 प्रश्न में से ही कम से कम 14 से 15 और कई बार ये 22 तक जाता है 100 में से ही, यानी एवरेज हम अगर 15 प्रश्न रखते हैं आउट ऑफ 100 तो अकेले 15% प्रश्न संघ लोक सेवा आयोग में आ रहा है पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी से। दूसरा, इस उत्तराखंड के भूगोल से तो प्रश्न आना ही नहीं है यूपीएससी में, किसी राज्य विशेष से वो प्राय प्रश्न नहीं पूछते। कंसर्न हो सकता है जैसे चीन से विवाद चल रहा हो संघ में, बरहोती में, तो उस पर्टिकुलर एरिया का, लेकिन वो उत्तराखंड का ही होगा ऐसा आवश्यक नहीं है। वो हिमाचल का भी हो सकता है, वो कश्मीर का भी हो सकता है, वो सिक्किम का भी हो सकता है, अरुणाचल प्रदेश का भी हो सकता है, या अन्य राज्यों से भी संबंधित किसी अन्य राष्ट्रीय सीमा से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित हो सकता है। तो यहां ये तो रहेगा ही नहीं। इसके अलावा आप विश्व का भौतिक भूगोल देखेंगे तो यहां से तकरीबन कम से कम 5 से 6 प्रश्न होता है। भारत के भूगोल से भी लगभग 6 प्रश्न होता है। ये जो मानव भूगोल है इनको अलग अलग कर दे रहा हूं मैं, तो लगभग 5 प्रश्न होगा विश्व के भौतिक भूगोल से। 1 या 2 प्रश्न हो सकता है, या एक ही प्रश्न रखते हैं मानव भूगोल से, 1 या 2 लिखते हैं, आता भी है। भारत के भौतिक भूगोल से ये लगभग रहेगा 6 प्रश्न, और 3 या 4 प्रश्न रहेगा, 3 या 4 प्रश्न रहेगा भारत के मानव भूगोल से। अब इसमें आप सोच रहे होंगे सर मानव भूगोल में या भौतिक भूगोल में क्या क्या आता है। देखो, भौतिक भूगोल भूगोल की एक शाखा है, इसके अंतर्गत वे विषय वस्तु शामिल होते हैं। भौतिक भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है जिसके अंतर्गत वे विषय वस्तु शामिल होते हैं जिसका नियंत्रण, संचालन एवं नियमन प्रकृति स्वयं करती है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत का निर्माण, वन या वर्षा, वर्षा की मात्रा, वर्षा का स्वरूप, हिमपात होगा, जल वर्षा होगी, ओलावृष्टि होगा, मैदान, पठार, ये सारे विषय वस्तु होते हैं प्रकृति के द्वारा नियंत्रित होते हैं, इसलिए कहते हैं भौतिक भूगोल। मानव भूगोल भूगोल की एक शाखा है जिसके विषय वस्तु या जिसके विषय वस्तुओं को मानव नियंत्रित, संचालित एवं नियमित करता है, हो जाता है मानव भूगोल। जैसे कृषि, तो भूमि को प्रकृति ने बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मानव भूमि पर कृषि का कार्य करता है। जल को प्रकृति ने बनाया है, परंतु मत्स्यन का कार्य या जल कृषि का कार्य मानव करता है, अर्थात जिसको मानव संचालित करता है, सोर्स तो या रिसोर्स तो प्रकृति का ही होगा, वो हो जाता है मानव भूगोल। इसके अलावा इस पर जनसंख्या, नगरीकरण, जनसंख्या में पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स होता है, वो हम अभी चर्चा करेंगे डिटेल में। तो ये सब विषय वस्तु भौतिक और मानव भूगोल के अंतर्गत होते हैं। लेकिन जब उत्तराखंड पीसीएस पर हम आते हैं तो फिर इसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर जाता है। कैसे चेंज कर जाएगा आप देखिए। उत्तराखंड पीसीएस में अगर हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी को लें तो महत्व सबसे कम है, अर्थात 150 में केवल 5 से 6 प्रश्न ही आते हैं। 150 में केवल 5 से 6, 5 to 6, यानी ये टोटल का 3 से 4% ही बैठता है। हालांकि जो प्रश्न है यूपीएससी की तरह डायनेमिक भी नहीं होते, लेकिन जो प्रश्न है वो पैटर्न पे होते हैं। और अच्छी बात क्या है, अगर आप एक सामान्य पैटर्न पे पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी के प्रश्नों को तैयार करें तो आपका ये सेक्शन भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। जैसे कुछ बेसिक्स जो पर्यावरण का होता है, वो समिट जितने हुए हैं पर्यावरण के, जैसे आईची, नगोया, इसी प्रकार के, जोहान्सबर्ग समिट, सतत विकास के लिए कौन सा है, तो इस प्रकार से प्रश्न फिर बन जाते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा इवन करंट अप्लाइड भी बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं आते हैं। इसके अलावा नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, इन पे तो ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन नहीं है। दूसरा, अगर हम विश्व के भूगोल को लें, या सबसे पहले हम लेते हैं उत्तराखंड के भूगोल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के लिए। अगर हम भौतिक भूगोल को देखें और मानव को देखें तो कम से कम 7 से 8 प्रश्न, कम से कम 7 से 8 प्रश्न उत्तराखंड के भौतिक भूगोल से आता है। अर्थात भौतिक भूगोल में क्या क्या आएगा,
तो जिला या पर्वत, पठार, जलवायु, स्थलाकृति, कौन सा दर्रा कहाँ है, कौन सा हिमानी कहाँ है, कौन सा हिमानी किस जिले में है, किस दर्रे से अभी चीन से व्यापार प्रारंभ हुआ है, उत्तराखंड का कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश से मिलता है, कौन सा जिला नहीं मिलता, हिमाचल प्रदेश के कितने जिले उत्तराखंड से मिलते हैं, इसके अलावा दून क्या है, करेवा क्या है, भामर क्या है, तराई क्या है। यहां तक प्रश्न आया है कि MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट या मेन बाउंड्री फॉल्ट किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में अवस्थित है, या उत्तराखंड में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे जास्कर श्रृंखला किन किन जिलों से होकर गुजरता है। इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे, मतलब आप देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे आए हुए हैं। 16 को सबसे ज्यादा एक आधार के तौर पे मैंने यूज किया है विश्लेषण की प्रक्रिया में, परंतु 16 के पहले के प्रश्नों को भी मैंने देखा तो इस सेक्शन से निरंतर प्रश्न आए। इसके अलावा लोअर PCS भी उत्तराखंड का है, उसके प्रश्नों को भी मैंने देखा। तो भौतिक भूगोल में यही सारे सेक्शंस आते हैं और कम से कम 7 से 8 प्रश्न तो यहां से आता ही आता है। वैसे 16 मैंने देखा है लगभग ये 11 प्रश्न थे, यानी आप 11 से 12 प्रश्न यहां से तैयार करेंगे। और उत्तराखंड के मानव भूगोल को लें, जैसे संस्कृति में कौन सी, जैसे भूटिया जनजाति किन किन जिलों में है, आप देखेंगे जो मुंशियारी है या बुंग्याल कहते हैं उत्तराखंड के शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को, उन घास भूमियों में जो चरवाहे हैं वो किस जनजाति के हैं, तो उसमें भूटिया जनजाति, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये सब हो जाता है मानव भूगोल। या उत्तराखंड की कृषि में प्रमुख फसल कौन सा है, चावल, गेहूं। तो चावल बोया तो जरूर जाता है, खासकर देहरादून का जो बासमती राइस होता है, बासमती चावल, वो भारत में प्रसिद्ध है। इसके अलावा ज्वार, बाजरा, मक्का ये सब भी होते हैं, लेकिन गेहूं उत्तराखंड की सबसे प्रमुख फसल है, अर्थात प्राथमिक फसल है, प्राइमरी क्रॉप। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तो इस प्रकार से ये सारी क्रियाएं मानव भूगोल संबंधित हो जाती हैं। या जनसंख्या, किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है, किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, या ऊपर से 3 का क्रम बताएं। जैसे आप देखेंगे अल्मोड़ा का जो जनसंख्या समृद्धि दर है इस अंतिम दशक में ऋणात्मक रहा था। ध्यान सुनिए, किसी भी जिले की जनसंख्या में समृद्धि होती है, परंतु अल्मोड़ा का जनसंख्या समृद्धि दर जो नैनीताल के उत्तर में है उसका ऋणात्मक रहा था। क्यों? क्योंकि अल्मोड़ा उत्तराखंड का वह जिला है जहां से सर्वाधिक माइग्रेशन हुआ है दूसरे जिलों में या भारत के नगरों, महानगरों या दूसरे राज्यों में। अल्मोड़ा से दो जिले ऐसे हैं उत्तराखंड के जहां पर जनसंख्या समृद्धि दर नेगेटिव रहा है। चर्चा, जैसे उत्तराखंड PCS का अभी क्लास चल ही रहा है, भूगोल का क्लास मैं ही ले रहा हूं, पर्यावरण पार्षिकी का, उन क्लासेस को आप देखिएगा, डिटेल में उत्तराखंड स्पेशल के अंतर्गत मैंने उसका विश्लेषण किया है, फिर ये ट्रिक बताया कि कैसे आप इसको याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे 11 से 12 प्रश्न आउट ऑफ 150 या भौतिक भूगोल से मिल जाएगा उत्तराखंड के, और कम से कम मान के चलिए 7 से 8 प्रश्न मानव भूगोल से। यानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो सेगमेंट होगा, ऑलमोस्ट ये पूरे का 10 से 15% प्रश्न, 10 से 15% प्रश्न उत्तराखंड से पूछा जाता है। अब इसमें चूंकि भूगोल से अर्थव्यवस्था भी संबंधित है, कृषि, तो जैसे गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है, मक्के का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है, या कई ऐसे दालें हैं, कुल्थी या इसी प्रकार का, तो इस पर्टिकुलर दाल का उत्पादन सबसे अधिक किस जिले में होता है, पर्यटन से आय सबसे अधिक किस जिले में हो रहा है, पर्यटन का कोई नया कॉरिडोर बन रहा है या नहीं, जैसे 4 धाम को लेकर के, या कितने धाम हैं, जो प्रयाग का कंसेप्ट है, देव प्रयाग में कौन कौन सी नदियां मिली हैं, या विष्णु प्रयाग में, रुद्र प्रयाग में। तो ओवरऑल रुद्र प्रयाग में जो मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है, वो मंदाकिनी कहां से प्रवाहित होती है, तो एक बहुत बड़ा धाम है केदारनाथ का, जहां कहते हैं पृथ्वी और स्वर्ग आपस में मिलते हैं। केदारनाथ का जो मंदिर है, उसी मंदिर के आगे से प्रवाहित होती है मंदाकिनी नदी। तो मंदाकिनी किस ग्लेशियर से निकली है, ये सब स्पेशल, जो उत्तराखंड स्पेशल सूचनाएं हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के लिए बहुत आवश्यक है। तो आप थोड़ा इसको देख करके, समझ करके जब तैयारी करते हैं रणनीतिक तौर पे, और यूपीएससी की परीक्षार्थी इसको तो काउंट ही नहीं करते,
अब ध्यान रखिए, अगर 20 प्रश्न हम मानते हैं उत्तराखंड स्पेशल से आया और इस 20 प्रश्न में आपसे 5 बना, तो आप बहुत बेहतर गुणवत्ता युक्त तैयारी करके भी लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। तो यहां पे आपको एक बेहतर सदी रणनीति बनानी ही होगी, स्पेशली उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के लिए। इसके आगे हम देखते हैं तो दूसरे नंबर पे आता है भारत का भूगोल। भारत के भौतिक भूगोल से लगभग 7 से 8 प्रश्न आता है। 7 से 8 प्रश्न आता है, ये समान ही होता है। और मानव भूगोल से लगभग 5 से 6 प्रश्न आता है। फिर मैं रिपीट करूंगा, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो उत्तराखंड का भूगोल है, भौतिक भूगोल भी और मानव भूगोल, इवन राजनीतिक भूगोल भी उसमें आएगा। जैसे चीन से विवादित क्षेत्र तो बरहोती या संग है उत्तरकाशी में, और बरहोती चमोली और उसका कुछ पूर्वी भाग जो उसके बाद का जिला है उस पर पिथौरागढ़ से कंसर्न है। मतलब जो 3 जिले हैं ना, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, तो पिथौरागढ़ से भी कंसर्न हो जाता है बरहोती। लेकिन संग में विवाद अभी लेटेस्ट हुआ है 2 साल पहले बरहोती की तुलना में, तो अब दूसरा बरहोती पूछा भी जा चुका है। थोड़ा उस पर उसी प्रकार से जब उस पर आएंगे तो बताएंगे। तो पहला, भारत के भूगोल से 7 से 8 प्रश्न और मानव भूगोल से 5 से 6 प्रश्न। विश्व के मानव भूगोल से प्रश्न यहां पर नहीं आता। विश्व के मानव भूगोल से प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न नहीं आता, आप बिल्कुल इसको ऐड करिए। लेकिन जब आप देखते हैं, हालांकि मैपिंग जोड़ देने पे यूपीएससी में प्रश्नों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन विश्व के भौतिक भूगोल से हार्डली प्रश्न आता है 5 से 6। यानी कुल प्रश्नों को आप काउंट करेंगे तो 150 में से, आप ध्यान रखिएगा, मैं रेट से ही कर देता हूं, 150 में से 2016 में 43 क्वेश्चन प्रश्न आउट ऑफ 150 2016 में आया है। एक काउंटेड है, कुछ क्वेश्चंस कंफ्यूजन में है, वो इकोनॉमी से भी कंसर्न है, ज्योग्राफी से भी कंसर्न है, पॉलिटी से भी कंसर्न है, ज्योग्राफी से भी कंसर्न है, उनको मैंने छोड़ दिया है। इसके बावजूद 150 में से 43 अर्थात 43 प्रश्न इसी 4 सेगमेंट से कंसर्न है। यानी अगर आपको रिजल्ट लेना है, पीटी में पास करना है, तो आप इस सेक्शन को, यानी इन चारों सेक्शन को अवॉइड नहीं कर सकते। आ रहा है समझ में? बल्कि विश्व के भौतिक भूगोल से प्रश्नों की संख्या थोड़ा उल्टी है यूपीएससी की तुलना में। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं कि सेक्शन वाइज फिर हम इसको कैसे कैसे प्रिपेयर करेंगे। जैसे सबसे पहले हम इसको समझेंगे उत्तराखंड से, है ना। इसके अलावा फिर चलेंगे सेकंड नंबर पे भारत के भूगोल को देखेंगे और फिर विश्व के भूगोल को। जबकि ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सिलेबस में ये मेंशन ही नहीं है उत्तराखंड का भूगोल, जबकि सर्वाधिक प्रश्नों की संख्या उत्तराखंड से ही पूछे जाने की है। तो एक मूल्यांकन यूपीएससी में उत्तराखंड पीसीएस के बीच जैसा था, वो मैंने पहले आपको करके बता दिया। इससे एक बेहतर समझ का विकास हुआ होगा कि आप यूपीएससी में मुख्य परीक्षा या साक्षात्कार भी दे रहे हैं, तब भी हो सकता है कि उत्तराखंड पीसीएस के अनुरूप या पीटी के प्रश्नों के अनुरूप, उसी पैटर्न पे, उसी प्रारूप पे आपने बेहतर तैयारी नहीं की है, तो हो सकता है पीटी ही आप पास ना कर पाए। इसलिए विद्यार्थियों के जो एक मांग भी थी कि सर थोड़ा ये भी स्पष्ट कर दीजिएगा कि यूपीएससी से किस प्रकार से भिन्न है, किसी अन्य पीसीएस से इसकी तुलना फिलहाल करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप यूपीएससी और साथ ही साथ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का जो प्रश्नों का पैटर्न है भूगोल, पर्यावरण तथा पार्षिकी का, वो आप समझ पाए होंगे। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा सिलेबस जो उत्तराखंड पीसीएस का है और उसके अनुरूप प्रश्नों का पैटर्न कैसा है, फिर आप इसको कैसे इजिली तैयार कर सकते हैं, है ना। तो यहां पे जो पीटी का पहले सिलेबस है, थोड़ा उसको देख लीजिए। जैसे विश्व के भूगोल में जो शाखाएं जैसे सौर मंडल, अक्षांश, देशांतर, समय, परिभ्रमण, परिक्रमण, ग्रहण, ये सब तो वैसे लिखा हुआ है। इट्स जस्ट लाइक अ गाइडलाइंस कि आप ऐसे इन चीजों को पढ़ लीजिए। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, क्या इन सबसे प्रश्नों के आने का पैटर्न है? क्योंकि कई बार टॉपिक्स तो मेंशन होते हैं पर वहां से प्रश्न आते नहीं, और प्रश्नों का जो पैटर्न है, जो प्रारूप है, वो समझना सबसे ज्यादा आवश्यक है। तो सिलेबस के अनुरूप हो सकता है कि फिर आपकी रणनीति फेल कर जाए। क्लियर हो रहा है? तो विश्व के भूगोल में आप तैयार क्या करेंगे, मैं बता दे रहा हूं।
विश्व के भूगोल में विश्व के भूगोल में 3 सेगमेंट आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। पहला होगा जो भौतिक भूगोल है, इसमें हम भौतिक भूगोल को टारगेट करेंगे क्योंकि प्रश्न वहीं से आ रहा है, भौतिक भूगोल। इस भौतिक भूगोल में पहला जो होगा वो होगा भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान, इसको इंग्लिश में कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी, इसको बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी। इस जियोमॉर्फोलॉजी में अगर आप यूपीएससी की तैयारी में होते तो आपको भू संचलन जैसे या जियोसिंक्लाइन जैसे टॉपिक, प्लेट टेक्टोनिक जैसे टॉपिक को भी डिटेल में पढ़ना होता। प्रश्न लगातार वहां से आ रहे हैं। लेकिन अगर आप उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग की तैयारी में हैं तो यहां पर केवल आप 3 से 4 टॉपिक तैयार करिए, इससे बाहर प्रश्न नहीं गया है। तो बेहतर है कि उसी को फोकस करें। जैसे पहला टॉपिक आप तैयार कीजिए भूकंप, इंग्लिश में होता है अर्थक्वेक। दूसरा होता है महत्वपूर्ण टॉपिक ज्वालामुखी, भूकंप एवं ज्वालामुखी, और इनको मानचित्रकार से जोड़ दीजिए। कई बार इक्के दुक्के प्रश्न विश्व के नदियों से आए हुए हैं, लेकिन एक्सेप्शंस को कभी एग्जाम्पल नहीं माना जाता, अपवाद प्रायः उदाहरण नहीं बनते। ये भी हमें ध्यान रख के चलना है। आप केवल भू आकृति विज्ञान से भूकंप और ज्वालामुखी, वैसे पीटी क्लासेस मैंने डिटेल में जियोमॉर्फोलॉजी को पढ़ाया था, लगभग 3 दिन टाइम लगा था, 3-3 घंटे, बट फिर भी मैं आपको स्पष्ट ट्रेंड बता रहा हूं कि भूकंप और ज्वालामुखी को पढ़ लीजिए। इसके अलावा थोड़ा सा, चूंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी से नहीं, फिर हम उसको उत्तराखंड के भूगोल को रिलेट करेंगे, जैसे लैंड स्लाइडिंग, भूस्खलन, एवलांस, हिमस्खलन, ऐसे टॉपिक्स थोड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो जियोमॉर्फोलॉजी में और एनसीईआरटी का जो कुछ और टॉपिक है, जैसे अपर्दन या ऋतुक्षरण, निर्मित स्थलाकृतियां, फॉर्म लैंडफॉर्म्स, निर्मित स्थलाकृतियां, इनसे भी यही चीज रहेगा। तो ओवरऑल जो पूरी प्रक्रिया है भू आकृति विज्ञान में, इससे ज्यादा आप डिटेल में ना जाएं, समय की बर्बादी होगी। और ऑब्वियसली टॉपिक्स लिख देना बड़ा आसान है, परंतु जब सारे टॉपिक पे लिख ही दूंगा तो फिर विश्लेषण कैसा। अर्थात उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को पास करने के लिए जो बेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकता है, जो टॉपिक्स, जिन टॉपिक से प्रश्न आते ही हैं, हम उनको बता रहे हैं, और 95% चांसेस है कि इससे बाहर जियोमॉर्फोलॉजी अर्थात भू आकृति विज्ञान के प्रश्न नहीं जाएंगे। अब चलते हैं हम लोग, दूसरा महत्वपूर्ण सेक्शन है जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी। इससे थोड़ा बहुत कभी कभी ताप और दाब पेटी, ताप पेटी, साथ में दाब पेटी, ये पृथ्वी का ही चल रहा है क्योंकि विश्व का भौतिक गोल है ना ये। दाब पेटी, पवन, अब पवन में प्राथमिक पवन, प्राइमरी विंड, द्वितीयक पवन जिसमें मॉनसून, चक्रवात सब आ जाएगा, द्वितीयक पवन, और साथ साथ तृतीयक पवन अर्थात स्थानीय पवन। इन तीनों को आप तैयार करेंगे। अब द्वितीयक पवन में ही चक्रवात, प्रति चक्रवात, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो जो द्वितीयक पवन है उसी में आ जाएगा चक्रवात, मैं थोड़ा अलग से लिख भी दे रहा हूं, चक्रवात, प्रति चक्रवात, मॉनसून, इससे ज्यादा आप प्रिपेयर ना करें, फिर 90% चांस है कि यहीं से प्रश्न आ जाएगा। या इनको बेहतर प्रकार से तैयार करने के बाद ही आप अन्य टॉपिक्स को टच करें।
तीसरा महत्वपूर्ण हो जाता है समुद्र विज्ञान। इसको कहते हैं इंग्लिश में ओशिनोग्राफी। इसके अंतर्गत जो जलधाराएं हैं, सागरीय जलधाराएं, ओशियनिक करेंट्स इनको इंग्लिश में बोलते हैं। थोड़ा सा ज्वार भाटा भी प्रिपेयर कर लीजिए। हालांकि क्लास में मैंने शी वेव्स को भी या ओशियनिक वेव्स को भी करा दिया था, सागरीय तरंगों को, लेकिन यहां आवश्यक नहीं, मैं स्पष्ट कह रहा हूं। इसके अलावा महासागरीय तलीय स्थलाकृति, ये शॉर्ट में लिखा है मैंने, महासागरीय तलीय स्थलाकृति, बॉटम टोपोग्राफी ऑफ द ओशियंस स्थलाकृति। इसी के साथ आप कर लीजिए प्रवाल भित्ति, कोरल रिप्स, प्रवाल भित्ति, और महासागरीय जल की विशेषताएं जैसे महासागरीय तापमान और महासागरीय लवणता, अर्थात टेम्परेचर ऑफ द ओशियंस एंड सैलिनिटी ऑफ द ओशियंस, जो उसके बेसिक इंफॉर्मेशन से वही लीजिए। महासागरीय जल का तापमान या महासागरीय तापमान एवं लवणता, सैलिनिटी। अब लिखने के लिए तो मैंने लिख दिया, इसको प्रिपेयर करने में आपको कम से कम 7 to 10 डेज लगेगा, बट एकदम फोकस्ड हुई है। मैं अपने विद्यार्थियों को हमेशा बताता हूं, आपको सिलेक्टिव होना है, कलेक्टिव नहीं होना। अधिकांश, विशेष तौर पे हिंदी माध्यम के परीक्षार्थी कलेक्टिव होते हैं, अधिक से अधिक फैक्ट को इकट्ठा करने का, ये केवल मैं ही जानता हूं। आप उसकी तैयारी करिए, आप उस तथ्य को जानिए, उसके अवधारणा को जानिए जो लोक सेवा आयोग पूछ सकता है या पूछे जाने की संभावनाएं हैं, क्योंकि आपके जानकारी से आपके चयन का कोई लेना देना नहीं है। आप उन चीजों को जरूर जानिए जहां से प्रश्नों के पूछे जाने की संभावनाएं हैं, उसको बार बार पढ़िए, ताकि किसी भी कीमत पे पढ़ा हुआ जो कंटेंट है वो गलत ना हो प्रश्न के अंतर्गत। तो यही है विश्व के भौतिक भूगोल का। मानव भूगोल से प्रश्न आता नहीं है, और एक प्रयास यहां पर करिए कि इसको क्लब कीजिए, अर्थात इसके अवधारणा को, कंसेप्ट को, अवधारणा को भारत के भूगोल, तो समय बचेगा, है ना, भारत के भूगोल एवं विशेष रूप से उत्तराखंड के भूगोल से जोड़िए। उत्तराखंड के भूगोल से जोड़ना है। जैसे आप भूकंप पढ़ते हैं, उत्तराखंड में कुल जिले हैं 13, लेकिन क्या सभी जिले भूकंपग्रस्त हैं? नहीं है। सभी जिलों में सर्वाधिक भूकंपग्रस्त कौन सा जिला है और क्यों है? जैसे चमोली, उत्तराखंड का सर्वाधिक भूकंपग्रस्त जिला है चमोली। क्यों ऐसा है? क्योंकि चमोली एक ऐसा जिला है जहां पर 2 फॉल्ट जोन्स हैं, और वो दोनों काफी वहां पर वाइड हैं, चौड़े हैं, जहां पर हल्का भी टेक्टोनिक यानी विवर्तनिकी गतिविधियां संपादित होती हैं, तो वहां पर कंपन बहुत तेज होने लगता है। इसीलिए चमोली, और उसी से संबंधित हो जाता है उत्तरकाशी। पिथौरागढ़ में कम है, पिथौरागढ़ जिले में कम है भूकंप, तो उत्तराखंड के लगभग जिलों में आता है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़ दे, पूरी तरह से मैदानी है दोनों, तो लगभग जिलों में आता है। लेकिन जो परिस्थितियां या आपदायुक्त परिस्थितियां उत्तरकाशी जिले में है और उससे भी ज्यादा चमोली जिले में है, वो अन्य जिलों में नहीं है। थोड़ा इसको जोड़िए, ऐसा क्यों हो सकता है? तो फिर भारत का भूगोल, उत्तराखंड का भूगोल और विश्व के भूगोल का जो अवधारणा है, कंसेप्ट है, बेसिक थीम है, उसको एप्लीकेशन से जोड़ जब देंगे तो आपको रट्टा भी नहीं मारना पड़ेगा, बहुत ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। फिर परफॉर्मेंस के लेवल पे वो जानकारी ज्ञान में, विवेक में कन्वर्ट कर जाएगा, और तब प्रश्न आने पे आप बिल्कुल बनाकर आएंगे। तो देखो, विश्व के भौतिक भूगोल का ये सिलेबस है, और मेरा प्रयास है, जैसे कोर्स जो हुआ है आप देखिएगा, 80 से 90% प्रश्न 18 दिन के प्रारंभिक परीक्षा का भूगोल, पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी, इन दोनों मतलब 4 सेक्शंस का क्लास हुआ, जस्ट 18 डेज। बट उम्मीद करता हूं 80% प्रश्न क्लास से आ जाएगा, क्योंकि सबसे पहले सिलेबस से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आए हुए प्रश्नों के पैटर्न को समझना, फिर उस पैटर्न के अनुरूप उन विषय वस्तुओं का चयन जहां से प्रश्न लगातार आते हैं
और जिस प्रकार से आते हैं, और फिर उन प्रश्नों के जिस प्रकार से आते हैं कैसे आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे, इसका एक बेहतर विश्लेषण और उसी के माध्यम से फिर क्लास को कराना, उसको कराया गया है। तो ये विश्व के भौतिक भूगोल से कंसर्न हो गया। अब चलते हैं हम लोग भारत के भूगोल की ओर। भारत के भूगोल का 2 सेगमेंट हो जाएगा, क्योंकि वहां दोनों से प्रश्न आता है, लेकिन भौतिक भूगोल से ज्यादा आता है। कई बार आपको लगेगा कि ये भारत के भूगोल का प्रश्न है और वो उत्तराखंड से भी संबंधित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी। और दूसरा हो जाएगा मानव भूगोल अर्थात ह्यूमन ज्योग्राफी। खासकर जो 2022 अप्रैल में पीटी होने वाला है, अभी भी आप उसकी बेहतर तैयारी कर सकते हैं, ऑल्दो की फरवरी अब समापन की ओर है। अगर आप बेहतर रणनीति के साथ चले तो भारत के भौतिक भूगोल में सबसे पहले आप बढ़िया से जो स्थलाकृतिक प्रदेश हैं, स्थलाकृतिक प्रदेश, फिजियोग्राफिक जो रीजन्स है इंडिया के, स्थलाकृतिक प्रदेश, फिजियोग्राफिक रीजन्स, देखो यहां से कम 1 या 2 प्रश्न आएगा, कम से कम 1 या 2 प्रश्न आएगा। ये सॉरी, ये 3 भी हो सकता है, क्योंकि कई बार मैंने जैसे 16 के पेपर का मूल्यांकन करें तो 16 के उस पेपर में एक बात बड़ा स्पष्ट दिखा कि प्रश्न है कि मध्य हिमालय किन 2 भ्रंशों के बीच अवस्थित है, एमसीटी, एमबीटी, एचएचएफ जो भी है, या तिब्बत सांगपो फॉल्ट जो जास्कर श्रृंखला के भी उत्तर में है, मेनली वो तिब्बत में है जिससे सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां प्रवाहित होती हैं। तो ओवरऑल इस प्रकार के प्रश्न को आप भारत के भूगोल से भी संबंधित कर सकते हो और उत्तराखंड से भी कर सकते हो, क्योंकि उत्तराखंड के कंसर्न में ही वो पूछा जा रहा है। तो कम से कम 1 से 2 प्रश्न तो यहीं से आ जाएगा। दूसरा हो गया जलवायु अर्थात क्लाइमेट ऑफ इंडिया, उम्मीद करते हैं एक प्रश्न यहां से आ जाएगा। जो मृदा है प्लस जो वनस्पति है, इन दोनों से संभावना बनती है एक प्रश्न की, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जो जैव विविधता है, इसमें एक और चीज बच रहा है, अपवाह अर्थात नदी तंत्र जो है, अपवाह ड्रेनेज सिस्टम, इससे भी एक प्रश्न आने की संभावना होती है। अब ये हो जाता है कम से कम 5 प्रश्न, लेकिन इसमें प्लस प्लस और इसमें प्लस जोड़ने के बाद ये सेगमेंट को टोटल से जो प्रश्नों एक्सपेक्टेड प्रश्न थे वो पूरा हो जाता है। मानव भूगोल में ये सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट्स हैं जिनको मैंने यहां पे मेंशन कर दिया। एक और ले सकते हैं आप, आपदाएं, जो एनसीईआरटी में है, मैं उसी के अनुरूप चल रहा हूं, यहां से भी एक प्रश्न एक्सपेक्टेड हो जाता है। मानव भूगोल में सबसे महत्वपूर्ण होता है जनसंख्या या जनसंख्या के गुण, जैसे लिंगानुपात, सेक्स रेशियो, जनसंख्या का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अलावा शिक्षा, या शिक्षा से बेटर रहेगा आप लिखिए साक्षरता, जीवन प्रत्याशा, एज एक्सपेक्टेंसी, यानी जनसंख्या के जो गुण हैं, जनांकी गुण, इंग्लिश में कहते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, यहां से एक प्रश्न तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में आता ही आता है। एक प्रश्न कम से कम आपका हो जाएगा जनसंख्या से, है ना। इसके अलावा कृषि, तो अगर उत्तराखंड के सेक्शन से कृषि पर प्रश्न नहीं है तो भारत के भूगोल से एक प्रश्न आएगा ही आएगा। तो कृषि से कम एक, या पशुपालन या अन्य से, इससे भी एक हो सकता है। इसके अलावा उद्योग, इसके अलावा जनजाति या एससी, एसटी, जो भी इस प्रकार की जो विशेषताएं होती हैं वो भी इससे कहीं ना कहीं संबंधित हो जाती हैं। साथ ही नगरीकरण,
इन सबको मिला करके यानी इधर से रखेंगे तो लगभग 7 से 8 प्रश्न, इधर से रखेंगे तो 5 से 6 प्रश्न, 5 या 6 प्रश्न। यही भारत के भूगोल का मूल्यांकन है, दैट इज फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। अब जैसे उद्योग भी विद्यार्थी पढ़ते हैं तो कई विद्यार्थियों की मंशा होती है कि क्यों ना मुख्य परीक्षा को भी अभी तैयार कर लिया जाए। ये बुरा नहीं है, लेकिन ये तब होना चाहिए जब आपके पास पर्याप्त या अनुकूल समय हो। यानी बहुत पीटी में गैप है 6 महीने 8 महीने, तो आप मेंस का भी पढ़िए, लेकिन 4 महीना पहले से, 3 महीना पहले से, मैं तो 4 महीना कह रहा हूं, चूंकि किसी भी कारण से यदि आप पीटी फेल कर जाते हैं तो आपकी सारी रणनीति धरी की धरी रह गई और आपके लाख गुहार लगाने पर भी या सोचने पर भी किसी भी प्रकार से आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर ही नहीं दिया जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि बड़े गंभीरता के साथ लें। मेंस फेल करना तो भी उचित नहीं है, बेहतर नहीं है, शुभ नहीं है, लेकिन मुख्य परीक्षा की विशेषता यह है कि कम से कम आपको ये अनुभव मिलता है कि किस प्रकार के प्रश्न हैं या मुख्य परीक्षा में क्या ऐसी रणनीतिक चूक हुई, और अगर मैं उसको दूर कर लूं तो आगे साक्षात्कार में फिर देने के बाद मैं अंतिम रूप से चयनित कैसे हो सकता हूं या हो सकती हूं, इसकी रणनीति आप बना सकते हैं। फिर पीटी फेल कर जाने के बाद सारी रणनीति, सारा का सारा नियोजन, प्लानिंग धरा का धरा रह जाता है। इसलिए बहुत गंभीरता से इस पैटर्न पे सोचने का प्रयास कीजिए। तो ये भारत के भूगोल का सेगमेंट हो गया। अब चलते हैं हम लोग उत्तराखंड का भूगोल। उत्तराखंड के भूगोल में ये मेंशन नहीं है, मतलब पीसीएस के सिलेबस में उत्तराखंड का भूगोल, या इसको हम थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, उत्तराखंड विशेष कर दे रहे हैं, क्योंकि इसमें संस्कृति आदि सब आ जाएगा। उत्तराखंड विशेष, उत्तराखंड स्पेशल, है ना। अब चूंकि उत्तराखंड की राजनीति और भारत की राजनीति, संविधान दोनों का एक ही है, थोड़ा बहुत जो अंतर आ सकता है, कई बार आता है पंचायती राज। तो पंचायती राज के संदर्भ में जो थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं, वो त्रिस्तरीय ही होगा, जरूरी नहीं हो 4 स्तरीय भी हो सकता है। तो स्टेट वाइज थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आता है। या जैसे लैंड, तो लैंड जो है वो स्टेट का मुद्दा होता है, तो कई बार स्पेशल, जैसे उत्तराखंड में स्पेशल लैंड एक्ट है, हालांकि वहां से प्रश्न नहीं आते। तो उत्तराखंड का जो विशेष है या स्पेशल है वो जनरली भूगोल से कंसर्न हो जाता है। जैसे उत्तराखंड का इतिहास, तो आप देखोगे उत्तराखंड के इतिहास पर भी बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं आते, 3 से 2 मैक्सिमम आज तक मैंने देखा है 4। उत्तराखंड के फिर भूगोल को जोड़ें, पहले स्थलाकृतिक विशेषता, उत्तराखंड की जलवायु, इसके अलावा उत्तराखंड का अपवाह, यहां से एक प्रश्न तो न्यूनतम आता है और ज्यादा भी आ सकता है। इसके अलावा फिर कृषि, उद्योग, फिर जनजाति, इसके अलावा विवादित क्षेत्र, जिलों की विशेषता, कौन सा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, कौन सा जनसंख्या में सबसे बड़ा है, या जो नंदा देवी माता की जो सवारी चलती है, या ऐसे कई सांस्कृतिक पक्ष और भी हो सकते हैं जिनसे प्रश्नों को जोड़ें तो लगभग 12 से 15% कुल प्रश्न आउट ऑफ 150 इसी सेक्शन से बैठते हैं। इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं, यदि आपको उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को पास करना है पीटी परीक्षा, उत्तराखंड स्पेशल सूचनाओं को या उत्तराखंड के भूगोल को बहुत अच्छे से तैयार करें। अब यहां पे ऐसे ही 2 सेगमेंट बनेगा। पहला बनेगा उत्तराखंड का भौतिक भूगोल, क्योंकि इसमें एक मानव भूगोल में इकोनॉमी भी आ जाएगा। भौतिक भूगोल, दैट इज फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा उत्तराखंड की अवस्थिति एवं विशेषता। अब इसमें उत्तर प्रदेश के कितने जिले उत्तराखंड को छूते हैं? 9। हरियाणा के कितने जिले छूते हैं? 1, यमुनानगर, यहां से यमुना हरियाणा में निकलती है। कितने जिले पूर्णतः मैदानी हैं? 2। कितने जिले या कोई विशेष जो नदी है जिसके किनारे नगर अवस्थित है, इसकी सूचना। सबसे पहले यह विवादित क्षेत्र संघ और बरहोती, उस पर हम आते हैं, मैं आपके साथ आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप तैयार करिए उत्तराखंड की अवस्थिति एवं विशेषता। जैसे 3 जिले अंतरराष्ट्रीय, 6 जिले हैं, 3 चीन से और 3 नेपाल से, वो आपको सब हम दिखाते हैं। तो ओवरऑल अंतरराष्ट्रीय कितने जिले हैं? 13 जिले में से 6 जिले अंतरराष्ट्रीय हैं,
एक तरफ नेपाल, दूसरी तरफ चीन हो जाता है। तो अवस्थिति और विशेषता से और एकदम रीजनल होकर के तैयार करिए, तभी आपका प्रश्न इजीली बनेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है क्योंकि यहां से कई बार 5-5 प्रश्न आया हुआ है। इसमें क्या क्या आ सकता है, तो कितने जिले हैं, क्षेत्रफल वाइज सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला, जनसंख्या के आकार वाइज सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में मैंने यह भी देखा है कि सबसे बड़े वाले को हटा दिया गया और दूसरे वाले को ऑप्शन डाल दिया गया। यानी केवल आप टॉप या बॉटम को पढ़ते हैं, ऊपर या नीचे वाले को, तो हो सकता है आप धोखा खा जाएं। कम से कम 2 या 3 जो क्रम में है उनको याद कीजिए, तब आप कंफर्टेबली प्रश्न को बना सकते हैं। ठीक है, तो अवस्थिति आदि में जिला, उसकी जनसंख्या, इन सब चीजों को शामिल कर लीजिए। विवाद है तो किससे है, क्यों है, वहां कौन सी, जैसे उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर प्रवाहित होती है काली नदी। काली नदी को ही मैदान में कहते हैं शारदा नदी। उसकी एक सहायिका है सरयू, जिसके किनारे अयोध्या नगरी बसा हुआ है। थोड़ा इन सब की जानकारी आपको ओवरऑल होनी चाहिए। अयोध्या उत्तराखंड के किस जिले से निकली है, कौन सा प्रयाग किस जिले में है, ये सब, जैसे चमोली जिले में सर्वाधिक प्रयाग है, रुद्रप्रयाग हो जाता है रुद्रप्रयाग जिले में, अदरवाइज 3 प्रयाग है चमोली में, और एक प्रयाग फिर जो देव प्रयाग जहां से गंगा बनती है वो उसके नीचे आ जाएगा। उत्तरकाशी के भगीरथी नदी जो चलती है गोमुख से, तो उसकी सहायिका कौन सी है, जहां विश्व का सबसे ऊंचा डैम बना है टेहरी डैम, भिलांगना नदी। तो खैर ये सब अपवाह से भी हो गया, बट सबसे पहले उत्तराखंड की अवस्थिति और उसकी विशेषता, जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आपको मैप के साथ बताता हूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अवस्थिति और विशेषता का जो मानचित्र होगा आप यहां पे देखिए, ये जैसे उत्तराखंड का मैप है, ये उत्तराखंड का कुमाऊं जिला है, कुमाऊं जिला नहीं, कुमाऊं रीजन है, प्रदेश है, और ये गढ़वाल रीजन है। तो कुल गढ़वाल रीजन में कितने जिले हैं और कुमाऊं रीजन में कितने जिले हैं। जैसे मैंने कहा ना कि अल्मोड़ा एक ऐसा जिला है जो है तो नैनीताल के उत्तर में, लेकिन अल्मोड़ा का हाइट नैनीताल से कम है। मैं भीमताल या हल्द्वानी की बात नहीं कर रहा, मैं नैनीताल या भवाली की बात कर रहा हूं। उसकी ऊंचाई, अल्मोड़ा की ऊंचाई नैनीताल से कम है, क्योंकि वो मध्य हिमालय के, मिडिल हिमालय के या लघु हिमालय के उत्तरी ढाल पर है, और नैनीताल दक्षिणी टॉप पे है, दक्षिणी परंतु टॉप पे है, भवाली रेंज भी। अब देखिए इसके लोकेशन से, तो गढ़वाल में कितने जिले हैं और कुमाऊं में कितने जिले हैं, कौन कौन से। तो इधर गढ़वाल का, ये तो खैर राजधानी हो गया, इसी में मसूरी है, और जो कुमाऊं रीजन है उसका सबसे लीडिंग डिस्ट्रिक्ट जो है वो हो जाता है नैनीताल। लेकिन जनसंख्या के वितरण को, जनसंख्या के घनत्व को देखेंगे तो जो मैदान का एक जिला इधर हरिद्वार है गढ़वाल रीजन का, और ये जो उधम सिंह नगर है, इनका घनत्व क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मैदान में किसी भी कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट कम होता है, रोजगार की सुविधाएं ज्यादा होती हैं, आपदा से कम संबंधित होगा, जीवन ज्यादा सहज और सुलभ हो सकता है, कृषि की संभावनाएं बेहतर होती हैं। इसीलिए देखोगे आप इन दोनों जिलों का जनसंख्या घनत्व उत्तराखंड निर्माण जब से हुआ 2000 में, उसके बाद से लगातार बढ़ता जा रहा है, और कुछ जिलों का घटता जा रहा है। जैसे अल्मोड़ा से सबसे ज्यादा पलायन इसी उधम सिंह नगर में हुआ है। ये मुख्य परीक्षा में वो काम करेगा, जो प्रवास या माइग्रेशन की प्रवृत्तियां हैं वो इससे स्पष्ट होती हैं। तो एक कहानी की तरह जोड़ करके फील करते हुए उसको तैयार करिए। इसके अलावा देखिए यही चाइना है, चाइना का ये जो प्रदेश है ये पूरा का पूरा, उसका कहना है कि आप यहां से सीधे काउंट कीजिए इंडिया को, इसके नीचे इंडिया, ऐसे सीमा है ना, इसके नीचे इंडिया, ये हमारा हो जाएगा। ये है संघ प्रदेश, ये उत्तरकाशी जिले में है संघ, जिसको चीन विवाद में रखता है, और यहां पर है बरहोती। बरहोती आप देखिएगा थोड़ा सा ये पिथौरागढ़ जिले से भी कंसर्न हो जाता है, बरहोती। संघ में 2019 में हल्का विवाद हुआ था, हालांकि प्रश्न जो आया है वो बरहोती पे आया हुआ है। 19 में यदि विवाद हुआ था तो अब बरहोती तो नहीं पूछना चाहिए मुझे लगता है। तो पहला, चीन से 3 जिले हैं जिसमें कि मूल रूप से विवादग्रस्त जो चीन से चल रहा है विवाद का मुद्दा, वो एक चमोली का बड़ा एरिया है जिसको हम बरहोती कहते हैं, बरहोती रीजन,
और संघ। अब यहाँ पे आप एक ये भी गेस लेके चलिए कि बरहोती प्रदेश में कौन सा उत्तराखंड का अंतिम गांव है। उत्तराखंड का वह कौन सा जिला है, कौन जिला तो खैर स्पष्ट है, गांव है, वहां लिखा भी रहता है उत्तराखंड का या भारत का अंतिम गांव, या वैसे ही उत्तरकाशी का भी हो सकता है, और ये यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है। क्लियर हो रहा है। वैसे ही अब देखेंगे नेपाल से तो सबसे लंबी सीमा तो इस पिथौरागढ़ जिले की है, यहीं से काली नदी का विवाद है और यहीं से काली नदी ऐसे प्रवाहित होती है। अब पहले पिथौरागढ़, दूसरी है चंपावत, और तीसरा हो जाता है उधम सिंह नगर से भी नेपाल टच करता है। इसी चंपावत डिस्ट्रिक्ट से सरयू नदी निकलती है, और इधर की ओर विकास भी, मतलब नैनीताल के बाद इधर जाएंगे पिथौरागढ़ और चंपावत में, इवन बागेश्वर में, तो विकास पर्यटन का तो कम से कम हो सकता था, बहुत कम हुआ है, जिससे जनसंख्या घनत्व तो बहुत तेजी से नहीं बढ़ा, रोजगार की सुविधाएं नहीं बढ़ी, प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ा, और उसका एक बड़ा कारण यह रहा कि वहां अवसंरचना का विकास भी बड़ा सीमित हुआ। जो पहले भी था, जैसे चंपावत और बागेश्वर में देखेंगे, हिंदी के बड़े बड़े कवि जाकर के वहां रचनाएं किया करते थे, आज वो हिंदी का गढ़ लगभग वीराने की स्थिति में आने लगा। ऐसा क्यों? फिर सरकार के जो स्कीम्स होते हैं वो भी आपको समझ में आने लगेंगे। तो ये हो जाता है लोकेशन। अब देखो जिले को देखें तो इधर है हिमाचल, दिख रहा है आपको, हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड का उत्तरकाशी और देहरादून 2 ही जिला मिल रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के 3 जिले मिलते हैं उत्तराखंड से। 3 जिले, कन्नौर, सिरमौर, और दोनों के बीच में है शिमला। यानी हमारे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और शिमला, हिमाचल की राजधानी, आपस में सीमा बनाते हैं। फिर ऐसा रेयरेस्ट टू रेयर होता है कि 2 राज्यों की राजधानियां आपस में सीमा बनाते हैं, ये उत्तराखंड और हिमाचल में। अब हो सकता है इस प्रकार से पर्सपेक्टिव वाइज आपने सोचा नहीं हो कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या, ट्रेंड में ही प्रश्न दिया जाए, और यदि मानचित्र के माध्यम से, अवस्थिति के माध्यम से या लोकेशन के माध्यम से आपने उन चीजों को प्रिपेयर नहीं किया है, तो हो सकता है आप धोखा खा जाए, है ना। तो थोड़ा सा इस पर्सपेक्टिव से भी आप सोच करके इसको तैयार कीजिए। फिर उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं, यही हरियाणा का यमुना नगर है, यहीं से यमुना मैदान में उतरती है, तो प्रश्न आपको इजिली रेडीमेड मिलने लगेगा। तो इधर के 3 जिले नेपाल से। अब यह ध्यान रखिएगा, पिथौरागढ़ एक ऐसा जिला है जो एक तरफ चीन से मिलता है, दूसरी तरफ नेपाल से, और यहीं पर एक दर्रा है जिसका नाम है लिम्पू लेक। लिम्पू लेक, इसी दर्रे से मानसरोवर कैलाश की यात्रा होती है। यानी लिम्पू लेक दर्रे से ही मानसरोवर कैलाश, जो कैलाश पर्वत तक या मानसरोवर तक की यात्रा होती है। तो दर्रा कौन सा है? लिम्पू लेक। किस जिले में है? पिथौरागढ़। और साथ में कुछ इधर भी दर्रे हैं, जिससे हम यहाँ 3 दर्रे हैं, हालांकि बहुत पॉपुलर नहीं है, जो नेपाल से जोड़ते हैं। लेकिन ये लिम्पू लेक ही क्यों पॉपुलर है? क्योंकि नेपाल में, हालांकि तीर्थस्थल बड़े बड़े हैं, नेपाल की तरह तो हमारे उत्तराखंड में भी हैं, लेकिन जो एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हो जाता है जो चीन से संबंधित है, तिब्बत और चीन दोनों, तो तिब्बत उसी का अविभाज्य अंग है, तो वो दर्रा कौन सा है? लिम्पू लेक। तो सबसे पहले आप प्रिपेयर कीजिए लोकेशन, अवस्थिति, और तब उसकी विशेषताएं, और तब आपको बेहतर प्रकार से समझ में आना शुरू हो जाएगा। साथ में कुछ नदियों को भी जोड़िए उससे। तो चलते हैं हम लोग फिर वहीं पे, और जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था आप लोगों को, तो सबसे पहले आप जोड़िए अवस्थिति और विशेषता। इसके बाद दूसरा है स्थलाकृतिक विशेषता, जियोग्राफिक रीजन्स ऑफ उत्तराखंड। इस पे बहुत प्रश्न आता है, कौन सा हिमानी किस जिले में है, कौन सा हिमानी है नहीं है, चोटियों का जो क्रम है, सबसे ऊंची चोटी जैसे नंदा देवी 2 है, नंदा देवी पश्चिमी, नंदा देवी पूर्वी। इसके अलावा कामेत है, त्रिशूल है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, ये सब चोटियां भी हैं। यमुनोत्री, गंगोत्री, सब चोटियां भी हैं। गंगोत्री तो गंगा वहां से निकली, यमुनोत्री से यमुना निकली, लेकिन यमुनोत्री के बजाय और कोई एरिया दे, जिसे उसका नाम है बंदरपुछ। बंदरपुछ क्षेत्र से यमुनोत्री हिमानी निकलती है। तो यू हैव टू मेक लाइक अ टूरिज्म। आप एक पर्यटन की भांति, पर्यटक की भांति घूमिए और उसको पर्यटन बना दीजिए कि मैं हरिद्वार से, आप जहां से भी हो, आप सपोज कि नैनीताल से ही हैं, तो नैनीताल से भीमताल होते हुए, या फिर मैं अगर इस रास्ते से जाऊंगा तो वहां क्या क्या मिलेगा, किस किस नदी को पार करूंगा या करूंगी। तो यू हैव टू रीड लाइक अ ट्रेवलर। आप एक पर्यटक की भांति पढ़ने का प्रयास कीजिए, तो चीजें, चूंकि आप घूमते हैं तो शायद भूलते नहीं, रिकॉल कीजिए।
सोचिए इस बात को, और तब आप इजिली उसको अपने माइंड में रिटेन कर सकते हैं। तो दूसरा हो जाएगा स्थलाकृतिक विशेषता या स्थलाकृतिक प्रदेश, और जिले वाइज इसकी विशेषताओं को देखिए। इसे मैंने कहा ना कि MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट एक भ्रंश है जो महान हिमालय के दक्षिण में है, या यूं कहें महान हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में है। जैसे अगर हिमालय ऐसे है, ये ग्रेट हिमालय, ये मिडिल हिमालय, ये शिवालिक हिमालय, तो यहां पर जो भ्रंश है इसका नाम है तिब्बत सांगपो फॉल्ट। यहां पर जो भ्रंश है इसका नाम है MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट। यहां पर जो भ्रंश है उसका नाम है MBT मेन बाउंड्री थ्रस्ट, और यहां पर जो भ्रंश है उसका नाम है HFF। इसकी सूचना भी आपको बहुत कम जगह मिलेगी। हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, जहां तराई का क्षेत्र है, जैसे नैनीताल का जो रामनगर आदि का क्षेत्र है, वहीं पे भ्रंश है। तो ओवरऑल इस पे प्रश्न आ चुका है, इन दोनों के बीच में ये है या इन दोनों के बीच में ये है, ऐसे भी आप पूछ सकते हैं या तैयार कर सकते हैं। और इस पे रेगुलरली प्रश्न आ रहा है तो हमें तो तैयार करना ही होगा। तो स्थलाकृतिक प्रदेश प्लस उसकी विशेषता, इन दोनों से मैक्सिमम प्रश्न आता है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। इसके अलावा जलवायु, मृदा, स्वैल, वनस्पति, और फिर एक महत्वपूर्ण सेगमेंट बनता है, पर्यावरण से भी कंसर्न हो जाएगा, जैव विविधता। भाई उत्तराखंड में जितने नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं या बायोस्फीयर रिजर्व है, ऐसे आपसे हम एक छोटा सा क्वेश्चन करें कि वर्जिन वेजिटेशन, अच्छत वनस्पति उत्तराखंड के किन किन क्षेत्रों में है। तो उत्तराखंड में अच्छत वनस्पति अर्थात वर्जिन वेजिटेशन, इसका मतलब होता है अनटच्ड, अर्थात उसके पर्यटन के माध्यम से भी उसको छेड़ा ना गया हो, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन या संशोधन ना किया गया हो, अपने बिल्कुल मूल प्राकृतिक स्वरूप में वो है, जैसे कि फ्लावर्स वैली, जैसे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। इन दोनों को वर्जिन वेजिटेशन कम्युनिटी एंड बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पर शामिल किया जाता है। इसलिए आप देखोगे जो यूनेस्को का हेरिटेज साइट है उसमें भी नंदा देवी का नाम आया, बिकॉज ऑफ द वर्जिन वेजिटेशन कम्युनिटी। तो थोड़ा इसको जोड़ करके जब आप तैयार करते हैं तो प्रश्न कभी भी आपके रेंज से बाहर नहीं जाता। इसके अलावा ये भौतिक भूगोल से इतनी चीजें, और साथ में एक हो जाता है अपवाह। इससे एक प्रश्न तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आता ही है। कई बार मैंने देखा है ड्रेनेज से 2-2 प्रश्न आए हुए हैं। तो ये पूरा का पूरा जिले वाइज आपको तैयार करना है। और दूसरा महत्वपूर्ण सेगमेंट हो जाता है मानव भूगोल से, ह्यूमन ज्योग्राफी से, उत्तराखंड का मानव भूगोल, है ना। उत्तराखंड के मानव भूगोल में जो सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है वो है जनसंख्या, पॉपुलेशन, जनसंख्या एवं जननांकिकी गुण, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। इसी में आएगा सेक्स रेशियो, डिस्ट्रीब्यूशन, या जो गहनता है या सघनता है, इसको बोलेंगे हम जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, या लिटरेसी, है ना। इन सब चीजों से जोड़ करके एक प्रश्न कम से कम रहता है। इसके अलावा देखेंगे थोड़ा सा नगरीकरण। अब नगरीकरण जब पढ़ेंगे तो सबसे बड़ा नगर, छोटा नगर, नगर की जनसंख्या, सबसे जनसंख्या के आधार पर, घनत्व के आधार पर, तो जब वही ट्रेंड वाइज आप पढ़ते हैं तो चीजें न केवल समझ में आती हैं बल्कि प्रश्न तक आपकी पहुंच भी सुनिश्चित हो जाती है। जनसंख्या एवं गुण और साथ में नगरीकरण के बाद आप देखेंगे तो जो आर्थिक पेशे हैं जैसे कृषि, या पहले हम इसको क्लब कर दे रहे हैं उसी से, जैसे जो सांस्कृतिक महत्व है, जैसे मेला, त्योहार, जो जनसंख्या समूह है, जैसे भोटिया किस जिले में ज्यादा है, सबसे ज्यादा बुंगेयाल यानी शीतोष्ण घास के मैदान, या उत्तराखंड का सबसे बड़ा दून, ये छिछले संरचनात्मक घाटियां होती हैं, स्ट्रक्चरल वैलीज, जो बहुत उर्वर होती हैं। और भारत की एकमात्र ऐसा मतलब जो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन रखता है वो उत्तराखंड का दून है। कौन सा दून है? देहरादून।
है तो खैर चौखंबा दून, पाटली दून, कोट दून, ऐसे कई दून हैं। और ऐसा प्रश्न आया है कि ये पर्टिकुलर दून किस जिले में है, जैसे असद दून ये नैनीताल में है। लेकिन सबसे विस्तृत और सबसे उर्वर है देहरादून, जो उत्तराखंड की राजधानी है। ये 24 किलोमीटर चौड़ा और लगभग 75 किलोमीटर लंबा है, अति उर्वर। और मैंने कहा ना कि भारत के किसी भी मिट्टी की तुलना में पर्वतीय मिट्टी एक ऐसी मिट्टी है जहां नाइट्रोजन पर्याप्त होता है। और नाइट्रोजन की ओवरऑल मात्रा को देखें तो पर्वतीय मिट्टी में भी, पर्वतीय तो खैर हिमाचल भी होगा, कश्मीर भी होगा, अन्य प्रदेश भी होंगे, देहरादून में नाइट्रोजन सर्वाधिक पाया जाता है। यह स्पेसिफिक सूचना है उसका। यहां से प्रश्न एक्सपेक्टेड हो सकता है और इस प्रकार के प्रश्न निरंतर पूछे गए हैं। तो सांस्कृतिक महत्व, मेला, त्योहार, जनसंख्या समूह, या जो यहां पे ले लेते हैं घास के मैदान आदि, इसी में आ जाएगा सारा। ये सब तैयार आप कर लीजिए। इसके साथ साथ जो विकास की प्रक्रियाओं से कुछ चीजों को जो जोड़ा जा रहा है, परियोजनाओं से, उनको भी आप तैयार कीजिए। उसको मैं लिख दिया अन्य में। ठीक है। इसके अलावा जो आर्थिक गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियों पे जो प्रश्न मैंने देखा है, आर्थिक गतिविधियां, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कृषि, पशुपालन और थोड़ा सा उद्योग। उद्योग ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, कृषि, पशुपालन और उद्योग। जिसमें कृषि को आप विशेष तौर पर तैयार करिए और सिंचाई से इसको जोड़िए, तब प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। जैसे मैंने कहा ना कि उत्तराखंड का गेहूं प्राथमिक फसल है, तो पहले आपको जानना चाहिए कि प्राथमिक फसल क्या होता है। प्राथमिक फसल का मतलब होता है जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोया जाए और कुल उत्पादन में सर्वाधिक भूमिका उसी की हो। और ये खाद्यान्न फसल है। जैसे दलहन खाद्यान्न फसल नहीं है, लेकिन चावल हो गया, गेहूं हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, जौ हो गया, ये खाद्यान्न फसल है। एक वर्गीकरण ऐसे हो गया, फिर उसका उत्पादन पूरे उत्तराखंड में और फिर जिलेवार, इस प्रकार से कृषि, पशुपालन, उद्योग, तो ये सब हो जाता है फिर मानव भूगोल का। उत्तराखंड में ये सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है, इसलिए इस पर आप बहुत विशेष प्रकार ध्यान दीजिए। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, पर्यटन कीजिए। पर्यटन कीजिएगा तो घूमते हुए आपको याद, मतलब घूमना नहीं है, किताब के माध्यम से पर्यटन किया। तो यूट्यूब पे सारी चीजें अवेलेबल है, जिला वाइज आप देख सकते हैं कहाँ पे कौन सा जलप्रपात है, कहाँ पे कौन सी नदी है, उसमें किस प्रकार के रैपिड्स बने हैं, या वहां पे और क्या क्या सुविधाएं हैं घूमने की। घूमिए, फील कीजिए, फिर आपको अपने आप याद होने लगेगा। और जो चौथा सेक्शन है वो है पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी का। ये सबसे कम महत्वपूर्ण है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। अभी तक का ट्रेंड यही रहा है कि मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन आउट ऑफ 150 आया है, और उसमें भी 4-5 सेक्शन ही है जिसको आपको बढ़िया से तैयार करना है, वो भारत के पर्यावरण पारिस्थितिकी से जोड़ करके। पहला सेक्शन होगा सामान्य अवधारणा आधारित, यानी अगर आप कुछ अवधारणा आधारित, जैसे बायोम किसको कहते हैं, फूड चेन या फूड वेव, या पारिस्थितिकीय पिरामिड, टर्म और उसकी बस विशेषता 2-2 लाइन में पढ़ लीजिए, एक प्रश्न आपका यहां से मिल जाएगा। या इकोटोन किसको कहते हैं, बायोटिक सक्सेशन, या फिर आप ले सकते हैं यूट्रिफिकेशन, सुपोषण जिसको कहते हैं। तो ये सारे इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, अवधारणाएं हैं सामान्य, वो एक प्रश्न आपका इस प्रकार के सामान्य अवधारणा से है। तो मेरा मानना है आप बेसिक टर्म्स को जो इकोलॉजी एनवायरमेंट से कंसर्न है वो तैयार कर लीजिए, एक प्रश्न ही बन जाएगा। जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है, जहां से कम 2 प्रश्न आता है, वो होता है जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी, मैं इंग्लिश में बोल दे रहा हूं, बायोडायवर्सिटी, साथ ही साथ राष्ट्रीय पार्क, जिसको राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क बोलते हैं इसको, राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभयारण्य, या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल
आरक्षित क्षेत्र, इसको उत्तराखंड और भारत दोनों को क्लब कर लीजिए, जोड़ लीजिए और तब पढ़ना शुरू कीजिए। जैसे अटेंडम आपसे हम पूछ दें कि उत्तराखंड में सबसे बड़ा क्षेत्रफल बायोस्फीयर रिजर्व में किसका है, अब आप जिम कॉर्बेट से, क्योंकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है या राजाजी नेशनल पार्क है, लेकिन नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है। फिर यमुनोत्री क्या है, यमुनोत्री नहीं, यमुनोत्री से लेकर के गंगोत्री तक फैला हुआ है, मेनली गंगोत्री, वो क्या है। तो ऐसे आपको क्लासिफाई करना होगा और तब देखना होगा कि सबसे बड़ा एरिया किसका है ना। इसके अलावा संबंधित नियम, संबंधित या विधि कहें इसको, संबंधित विधि मतलब कानून जो है, थोड़ा बहुत आपको यह भी जानना चाहिए। इसके अलावा संरक्षण के उपाय, तो जो भी चीजें हैं उसको कंसेप्ट से जोड़ करके तैयार कर लीजिए। पर्यावरण में जो तीसरा महत्वपूर्ण है वो है वैश्विक पर्यावरणीय समस्याएं। वैश्विक पर्यावरणीय समस्याएं, इनमें क्या क्या आती है भाई, इनमें आता है जैसे ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापन या ओजोन क्षरण या अम्ल वर्षा या जलवायु परिवर्तन, सीधे लिख दे रहा हूं मैं, इसमें सब चीज आ जाएगा। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, है ना। अब एक हो गया ये समस्या, और इसके उपाय के लिए वैश्विक स्तर पर जो सम्मेलन हुए, कॉन्फ्रेंसेस, उसको तैयार कर लीजिए। इससे बाहर प्रश्न प्रायः पर्यावरण पारिस्थितिकी का नहीं जाता, और फिर जो जाएगा तो बहुत टफ होगा बनाना। और एक प्रश्न के लिए आप पूरे के पूरे अपने रणनीति को उथल पुथल कर दें, तहस नहस कर दें, ये मुझे नहीं लगता कि उचित होगा। अतः स्टूडेंट्स, ये स्पष्ट तौर पे मैं मैसेज दे रहा हूं कि 4 सेक्शंस हैं, मैं आपको दिखाता हूं यहां पे। इन चारों सेक्शंस को जो चर्चा में मैं लेके आया था, देखिए यहां पे मैंने 4 सेक्शन दिया था आपको, है ना। पीटी में पहले मैंने मूल्यांकन किया था, कैसे कैसे आप तैयार करेंगे, उसमें फिर मैंने बताया था 4 सेक्शंस होंगे, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, उत्तराखंड का भूगोल, पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी। इन चारों सेक्शन का पहले मैंने यूपीएससी से एक तुलना किया था, और इसके पश्चात इन्हीं चारों सेक्शन को उत्तराखंड स्पेशल में आप कैसे तैयार करेंगे। अब देखिए मैप जैसे है ना, ये आपको मैं दिखाता हूं जो क्लास 1 ने यूज किया था। यहां पे उत्तराखंड के 3 जिले चाइना से मिलते हैं, ये 3 जिले नेपाल से मिलते हैं, किन्नौर, सिरमौर, और ये है शिमला, और ये अपना है देहरादून। ये हो गया उत्तराखंड, हरिद्वार, है ना। तो शिमला की जो राजधानी जो है वो हमारे देहरादून से भी तो मिलती है ना। तो हिमाचल की 3 जिले और उत्तराखंड के 2 जिले, फिर हरियाणा का 1 जिला भाई यमुनानगर। तो ऐसे लोकेशन वाइज आप लीजिएगा, और यहीं पर लिम्पू लेक से वो यात्रा जाता है कैलाश मानसरोवर का। थ्रू द मैप यदि आप तैयार करते हैं, अब देखिए इसको फिर स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बनवाया गया था। इसे दिल्ली से आप चलते हैं तो हल्द्वानी के पास जो काठगोदाम रेलवे स्टेशन है, वहां से चलेंगे आप वही नैनीताल वाले रास्ते पे धारचूला, तवाघाट, घटिया बाग, और लास्ट में बॉर्डर के पास आएगा लिम्पू लेक। अब यहां से आप जैसे पहले 5 किलोमीटर ट्रैकिंग करना पड़ता है, फिर से सवारी जाता है तो 103 किलोमीटर, यानी कि 98 किलोमीटर आप सवारी मिलेगी, और लगभग 5 किलोमीटर ट्रैकिंग करना पड़ेगा। अभी पूरा रास्ता तैयार नहीं हुआ है, तब आप पहुंचेंगे मानसरोवर लेक, और वहां से फिर 55 किलोमीटर होगा माउंट कैलाश। तो एक जस्ट लाइक मैप इसलिए बनवाया गया। अब ये आपको देखने में भी आसान लगेगा। दिल्ली नहीं, आप अगर लखनऊ से आते हैं तब भी मुरादाबाद होते हुए आप पहले आएंगे काठगोदाम, और फिर काठगोदाम से धारचूला, तवाघाट, घटियागढ़, और फिर उसके बाद लिम्पू लेक होते हुए जाएंगे। तो ऐसे मानचित्र के साथ एक पर्यटन कीजिए, तब आप समझेंगे भी, सहज भी रहेंगे, और परफॉर्मेंस आपका हमेशा ऑप्टिमम लेवल का होगा। इसी को यहां पे दिखाया गया था। ये राकास्ताल लेक है, ये मानसरोवर लेक है, यही लिम्पू लेक से उत्तराखंड से आ रहा है रास्ता।
ये नेपाल से आ रहा है और ये जा रहा है माउंट कैलाश तक। तो ओवरऑल इससे सहूलियतें मिलती हैं। ये संघ या बरहोती जो क्षेत्र है विवाद का, तो कैसे चाइना का मांग है, तो यहाँ पे आप है ये पॉलिटिक्स कंसर्न, लेकिन फिर आपका तैयार बेहतर हो जाता है। तो यहाँ पे जो 4 सेक्शंस मैंने आपको बताए थे, चारों सेक्शन में प्रश्नों की अवधारणा के अनुरूप, जैसे विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, है ना, भारत का भूगोल, इसके बाद आ गया उत्तराखंड का भूगोल। उत्तराखंड के भूगोल में इस सेक्शंस को मैंने विशेष तौर पे बताया जहां से प्रश्न आता ही आता है, सबसे ज्यादा आता है। इसके अलावा जो जिला विशेष सूचना है, जिला विशेष, किस जिले में कौन सी जनजाति ज्यादा है, किसकी जनसंख्या किस जिले में है, उस जिले पे मैदान ज्यादा या सबसे ज्यादा मैदान किस पे है, पठार तो है नहीं, पहाड़ी किस पे है। इसके अलावा थोड़ा बहुत खनिज संसाधन को ले लीजिएगा, संसाधन भूगोल भी मैं लिखते रहा हूं, खास करके ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, भारत में संसाधन बहुत ज्यादा प्रिपेयर करने की जरूरत है नहीं वैसे। तो यही ओवरऑल हो जाता है उत्तराखंड से। और चौथा हो जाता है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो यही एक सूक्ष्म मूल्यांकन था। इस मूल्यांकन के माध्यम से आप बड़े आसानी से, सरलता से, सहजता के साथ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। मैं संजीव श्रीवास्तव फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं, क्योंकि टीम दृष्टि का यह प्रयास है कि वे परीक्षार्थी जो ऑफलाइन क्लासेस दृष्टि का नहीं कर सके या सुदूरतम क्षेत्रों में रहते हैं, किसी कारण से वो क्लास नहीं कर पा रहे, लेकिन यदि वो प्रतिबद्धता के साथ, गुणवत्ता के साथ और सबसे बड़ी बात दृढ़ता के साथ तैयारी करते हैं तो उनका चयन होना ही चाहिए। और उसी के लिए बेस्ट या श्रेष्ठ रणनीति के साथ एक्सपर्ट्स अपने विषयवार विषयों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि आप इसको समझकर प्रश्नों के पहुंच तक अपने पहुंच को सुनिश्चित करें, या प्रश्नों के स्रोत तक अपने पहुंच को सुनिश्चित करके अपने चयन का भी सुनिश्चित कर सके और अंतिम रूप से चयनित हो सके। तो इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। इसके बाद हम लोग एक मुख्य परीक्षा का भी वीडियो प्रस्तुत करेंगे कि मुख्य परीक्षा में भूगोल तथा पर्यावरण पारिस्थितिकी के प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। पर्यावरण और पारिस्थितिकी के जो प्रश्न होंगे मूलतः आपदा और आपदा प्रबंधन से संबंधित हो जाएंगे। तो वहां देखते हुए मुख्य परीक्षा के वीडियो में मुख्य परीक्षा का विश्लेषण होगा। चूंकि अभी अप्रैल 2022 में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का प्रारंभिक परीक्षा होने भी वाला है, परीक्षार्थी कमर कस के तैयार हैं, लेकिन जिन परीक्षार्थियों ने अभी भी पर्याप्त समय है, एक बेहतर या सधी हुई रणनीति नहीं बनाई है, वो इस पर जरूर विचार करें और इसके अनुरूप अभी भी समय है, कंटेंट को, कंसेप्ट को तैयार करें। ओब्वियसली उनका जो अंक है कुल वो बढ़ जाएगा, ताकि वो अपने चयन को सुनिश्चित करें और तभी वो मुख्य परीक्षा में शामिल होकर के उसका अनुभव या अंतिम रूप से चयन की ओर बढ़ेंगे। यही टीम दृष्टि का प्रयास है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, उत्तर के साथ उन प्रश्नों का स्रोत और उसका एक बढ़िया सारगर्भित विश्लेषण भी मैंने प्रस्तुत किया है। उस सारगर्भित विश्लेषण को भी आप देखिए तो पिटी के प्रश्न और साथ में उसके स्रोत तक आप अपने पहुंच को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, विशेषकर मुख्य परीक्षा का जो वीडियो होगा, जो विश्लेषण होगा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का। धन्यवाद। कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। सुरक्षित रहिए, लॉक्ड रहिए, पर डाउन मत रहिए। लॉकडाउन में विशेष तौर पर अपने विद्यार्थियों को यही कहता था, क्योंकि बेहतर पढ़ाई लॉक होके ही होती है, लेकिन डाउन नहीं होना है। पूरे गुणवत्ता के साथ, दृढ़ता के साथ, प्रतिबद्धता के साथ लगना है, ताकि चयन हो सके। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।